नमस्कार, मैं संतोष सिंह एक बार फिर से एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायसन नगर के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जो आज का टॉपिक अपने शुरू करने जा रहे हैं, पिछली जो क्लास हुई थी अपने उसके अंतर्गत अपने अर्थशास्त्र का थोड़ा अध्ययन किया था, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा पढ़ा था और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका हमने थोड़ा सा प्रारंभिक अध्ययन किया था। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटिव है, जिसके अंतर्गत अपने समष्टि अर्थशास्त्र के शाखाएं या प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार या रूप या फिर क्या कह सकते हैं इसको, शाखाएं, जो कि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। आज का जो अपना टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं, रूप या प्रकार, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, जिसे अपने 1 बाय 1 एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला अपना जो टॉपिक, पहला पॉइंट वो है समष्टि स्थितिकी। समष्टि स्थितिकी, समष्टि जो स्थितिकी है ये अर्थव्यवस्था के अंदर स्थिर अवस्था का अध्ययन करती है। समष्टि स्थितिकी स्थिर अवस्था को प्रेजेंट करती है। अब इसकी अपनी परिभाषा देखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या है? समष्टि स्थितिकी यह समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है, यह समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी निश्चित समय बिंदु पर, किसी निश्चित समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है। समष्टि जो स्थितिकी है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बता रही है अपने को कि यह समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी निश्चित समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो अंतिम संतुलन अवस्था होती है उसका विश्लेषण या अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत। क्योंकि समष्टि स्थितिकी स्थिर अवस्था को प्रेजेंट करती है या प्रदर्शित करती है, तो इसके अंतर्गत जो भी प्रक्रिया के अंतर्गत यानी कि अंतिम संतुलन अवस्था तक पहुंचने के जो कारण होते हैं, कारण और जो क्या होते हैं परिणाम होते हैं, उसके ऊपर इसके अंतर्गत ध्यान नहीं दिया जाता है। समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत जो कारण और परिणाम होते हैं अंतिम संतुलन अवस्था तक पहुंचने के, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी किन कारणों से या कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से जो अंतिम संतुलन अवस्था ये अपने को प्राप्त हुई है, इसका अध्ययन जो है समष्टि स्थितिकी स्थिर अवस्था के अंतर्गत नहीं किया जाता है। समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है प्रोफेसर कुरिहरा व प्रोफेसर जे एम्किंस के अनुसार, जे एम किन्स के अनुसार, जे एम किन्स और प्रोफेसर कुरिहरा ने समष्टि स्थितिकी की जो अंतिम संतुलन अवस्था है उसके अंदर जो अपनी परिभाषा दी है वो तक क्या बताई गई है कि प्रोफेसर कुरिहरा प्रोफेसर जे एम किन्स के अनुसार समष्टि स्थितिकी में राष्ट्रीय आय का निर्धारण
वहां पर होता है जहां पर समग्र पूर्ति फलन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ASF व समग्र मांग फलन यानी कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, समग्र पूर्ति फलन व समग्र मांग फलन एक दूसरे को काटते हैं। प्रोफेसर कुरीहरा व प्रोफेसर जेमकिंस के अनुसार समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण है वो कहां पर होता है, जहां पर समग्र पूर्ति फलन और समग्र मांग फलन यानी कि जो ADF और ASF वक्र है वो एक दूसरे को क्या है, काटते हैं, वहां पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। और वही जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है वही क्या होती है, अंतिम संतुलन अवस्था होती है समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत। अब अपना इसके डायग्राम देखते हैं। समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत जो है इसको डायग्राम के अंदर जो प्रेजेंट किया जाएगा, तो इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनता है वो आप ध्यान से देखेंगे। यहां पर OY अक्ष के ऊपर कुल व कुल पूर्ति को दर्शाया जाता है। कुल व कुल पूर्ति को कौन सा अक्ष पे दर्शाया जाएगा, OY अक्ष पे। O अक्ष के ऊपर राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित किया जाता है और राष्ट्रीय आय किसमें दर्शाई जाती है, करोड़ों रुपए के अंतर्गत। Y बराबर C प्लस I, ये कितने डिग्री की रेखा है, 45 डिग्री की रेखा है, जो कि 45 डिग्री की रेखा है जो किसको बता रही है, 45 डिग्री की जो रेखा है ये किसको बता रही है, समग्र पूर्ति फलन को, समग्र पूर्ति फलन को। ये जो 45 डिग्री की रेखा आपने खींची है ये किसको बता रही है, समग्र पूर्ति फलन को या समग्र पूर्ति को। कंजप्शन रेखा जिसे अपने क्या बोलेंगे, उपभोग रेखा या कुल उपभोग रेखा, ठीक है, ये होगी अपनी C प्लस आई। C प्लस आई का मतलब ये होगी, देखो C किसको बता रहा है, कंजप्शन को, और I किसको बता रहा है इसके अंतर्गत, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को। ये जो C प्लस आई रेखाएं एक दूसरे को जिस अक्ष के ऊपर या जिस बिंदु पे काटेंगी वहीं पे अपना क्या होगा, राष्ट्रीय आय का क्या होगा, निर्धारण होगा, राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा। यानी कि इसके अंतर्गत देखो जो अपने जो OY अक्ष है इसके ऊपर कुल व्यय व कुल पूर्ति को दर्शाया गया है, और O अक्ष के ऊपर राष्ट्रीय आय जो कि करोड़ों के अंदर प्रदर्शित की गई है उसको दर्शाया गया है। ये जो 45 डिग्री रेखा जिसे अपने OY के माध्यम से खींचा है या जिसका नाम क्या है, OY रेखा जो कुल पूर्ति फलन को बता रही है, और जो C प्लस आई रेखा है ये किसको बता रही है, कुल मांग फलन को। यानी कि ये कौन है, ASF, और ये कौन सी रेखा है, ADF। तो प्रोफेसर कुरीहरा व प्रोफेसर किन्स की क्या परिभाषा थी समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के संतुलन को लेकर के, कि जहां पर ASF और ADF रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर क्या होता है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। तो जो समग्र पूर्ति फलन और जो समग्र मांग फलन रेखा एक दूसरे को E बिंदु पे काट रही है, इस E बिंदु पर क्या हो रहा है, अपने को अंतिम संतुलन प्राप्त हो रहा है। तो E बिंदु अपना कौन सा है, अंतिम संतुलन का बिंदु है। अंतिम संतुलन का बिंदु जिसके अकॉर्डिंग क्या है, राष्ट्रीय आय कितनी प्राप्त हो रही है, OY के बराबर प्राप्त हो रही है। दूसरी इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम के अंदर वो आपको ध्यान में रखनी है कि जो कंजप्शन रेखा है C रेखा, ये कभी भी मूल बिंदु से शुरू नहीं होती। जो अपनी उपभोग रेखा है C रेखा है, जिसे उपभोग रेखा के माध्यम से जो है प्रेजेंट किया गया है, तो ये कभी भी मूल बिंदु से शुरू नहीं होती। इसका रीजन क्या है कि जो उपभोग है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी समय विशेष के अंदर जो है निवेश की मात्रा शून्य जरूर हो सकती है, लेकिन उपभोग की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति जो है अपना उपभोग की प्रक्रिया को कभी भी बंद नहीं कर सकता।
तो समष्टि जो स्थितिकी है इसके अंतर्गत अपने पहले परिभाषा देखी है इसकी, फिर प्रोफेसर किन्स और प्रोफेसर कुरीहरा ने इसके ऊपर अपने क्या विचार दिए हैं, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एएसएफ और एडीएफ के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का निर्धारण कहाँ होता है ये अपने देख लिया। अब समष्टि स्थितिकी का अपने डायग्राम का भी अध्ययन कर लिया है। अब अपने बात करते हैं इसका एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को आप नोट भी कर सकते हैं। समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत जो अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझने के लिए अपने कुछ चीजों को बेस मानना पड़ेगा, और वो क्या है मैं उसको एक थ्योरी के माध्यम से यहां लिख रहा हूं कि अगर अपने क्या दिया हो, अगर उपभोग फलन दिया गया हो वह निजी स्वायत्त निवेश व सरकारी स्वायत्त व्यय की मात्रा स्थिर हो तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण निम्न समीकरण से प्राप्त होगा। देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि अपने को क्या हो, अगर उपभोग फलन दिया गया हो और जो सरकारी स्वायत्त व्यय है और जो निजी स्वायत्त निवेश है इसकी मात्रा क्या हो, स्थिर हो, इसकी मात्रा क्या हो, स्थिर हो, तो जो अपने समीकरण है वो समीकरण क्या होगा, इस समीकरण की सहायता से अपने जो है राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण है वो कर सकते हैं, C प्लस आई प्लस जी। तो समीकरण का स्वरूप क्या होगा, C प्लस आई प्लस जी। अब इसके अंतर्गत देखिए जो Y है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, राष्ट्रीय आय को, C किसको बता रहा है, कुल उपभोग व्यय को, I किसको बता रहा है, निजी स्वायत्त निवेश को, G किसको बता रहा है, यहाँ पे स्वायत्त सरकारी व्यय की मात्रा को बता रहा है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए कि जो C है, C किसको बता रहा है, उपभोग व्यय को। इसके दो पार्टीशन होते हैं, कौन कौन से, A प्लस वी वाई, ए प्लस वी वाई, यानी कि जो अगर कंजप्शन है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, ए प्लस वी वाई के अंदर। अब ये जो ए है ये तो किसको बताएगा, स्वायत्त उपभोग को, ये किसको बताएगा, स्वायत्त उपभोग को, और ये जो बी है, बी किसको बताएगा, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को। सी के दो पार्टीशन हो सकते हैं या अपने कर सकते हैं ए प्लस वी वाई। ए किसको बता रहा है, यहाँ पे ए किसको बता रहा है, स्वायत्त उपभोग को, और जो बी है वो क्या बता रहा है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, यानी कि जो उपभोक्ता है उनकी जो खाने पीने की आदत है, किसी वस्तु को या सेवाओं को उपभोग करने की जो आदत है वो कम है या ज्यादा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है ये उसको बताएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से अभी तक अपने देखा है कि अगर अपने को क्या दिया गया हो कि समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना हो, तो पहले तो अपने समीकरण देखा था कि y बराबर c प्लस आई, लेकिन अगर अपने इस सवाल के अंदर या इस एग्जाम्पल के अंदर अपने क्या मान लिया जाए कि अगर जो उपभोग फलन है वो अपने को दिया गया हो और साथ में सरकारी स्वायत्त व्यय और जो निजी स्वायत्त निवेश है इसकी मात्रा को क्या रखा जाए, स्थिर, तो राष्ट्रीय आय का संतुलन किस प्रकार से प्राप्त होगा ये अब अपने देखते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए अपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ए किसको बताता है, ए किसको बताता है, स्वायत्त उपभोग को, ए किसको बताता है, स्वायत्त उपभोग को। आई किसको डिनोट करता है, निजी स्वायत्त निवेश को, और जो जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये किसको बताएगा, स्वायत्त सरकारी व्यय को, सरकारी
स्वायत्त व्यय को। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर अपने जैसा कि थ्योरी में पढ़ा है कि ये अगर मान लीजिए कि अपने को क्या दिया हो, उपभोग फलन दिया गया हो, उपभोग दिया गया हो, और जो निजी स्वायत्त निवेश है और सरकारी स्वायत्त व्यय है, इन दोनों की मात्रा को क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो राष्ट्रीय आय का संतुलन किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के माध्यम से इसे अपने देखते हैं। मान लीजिए कि अपने पास स्वायत्त उपभोग की मात्रा कितनी दी गई है, 50 करोड़ रुपए। निवेश अपने को कितना दिया गया है, 100 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय कितना दिया गया है, 50 करोड़ रुपए। क्या दिया गया है, 50 करोड़ रुपए। और बी किसको बताता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को, या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को, उपभोग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को। और बी अपने को कितना दिया गया है, 0.8। तो अपने समीकरण क्या लिखा था, y बराबर क्या है, a प्लस आई प्लस जी बटा 1 माइनस बी, 1 माइनस बी। देखिए इसके अंतर्गत जो थ्योरी अपने पढ़ी है उसके अंतर्गत अपने पढ़ा था कि अगर उपभोग फलन दिया गया हो और ये दोनों चीजें क्या हो, स्थिर हो, तो ये जो बार का चिन्ह है ये किसको बताएगा कि जो निजी स्वायत्त निवेश है और जो सरकारी व्यय है ये दोनों क्या है, स्थिर है। और अपने को क्या दिया गया, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति दी गई है, और क्या दिया गया है अपने को, जो उपभोग फलन है वो दिया गया है। तो इस ये जो आंकड़े हैं इनको अपने समीकरण के अंतर्गत रखेंगे तो अपने को जो है राष्ट्रीय आय का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ए की मात्रा कितनी है, 50 करोड़ रुपए। ठीक है, आई अपना कितना है, यानी कि जो निजी स्वायत्त निवेश है वो कितना है, 100 करोड़ रुपए, प्लस सरकारी व्यय की मात्रा स्थिर है वो कितनी दी हुई है, 50 करोड़ रुपए। कितनी दी हुई है, 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए। और 1 माइनस बी की मात्रा कितनी दी हुई है, 0.8। तो इसको अपने फर्दर सोल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, y बराबर 50 प्लस 100 प्लस 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। 1 माइनस 0.8 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/10। तो आगे कितना आएगा, 200 इंटू इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1000 करोड़ रुपए। तो अपने कह सकते हैं कि ये जो 1000 करोड़ रुपए आया है, ये जो 1000 करोड़ रुपए क्या है, आंसर आया है, ये किसके अंतर्गत अपने अध्ययन किया है, समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत। जिसके अंतर्गत क्या था कि कुछ चीजें अपने को इसके अंतर्गत दी गई थी और कुछ चीजों को अपने इसके अंतर्गत क्या मान लिया था, स्थिर मान लिया गया था। तो समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत ये जो संतुलन प्राप्त हुआ है 1000 करोड़ रुपया जो अपने को प्राप्त हुआ 1000 करोड़ रुपए, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत अंतिम संतुलन अवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के लेवल को। ये था अपना जो पहला टाइप या पहला प्रकार या पहली शाखा समष्टि स्थितिकी की, जो कि स्थिर अवस्था को बताती है। अब अपने दूसरे पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है या दूसरा इसका समष्टि स्थित अपने जो प्रकार है शाखा का, वो कौन सा है, समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी। दूसरा जो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रकार है वो कौन सा है, समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी। सबसे पहले अपनी इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यह समष्टि अर्थशास्त्र की, यह समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित
दो अलग अलग संतुलन अवस्था संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। देखिए इसके अंतर्गत ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जो तुलनात्मक अवस्था है, जो सेकंड टाइप है समष्टि अर्थशास्त्र का, वो अपने को क्या बताता है कि इसके अंतर्गत होती तो दोनों अवस्थाएं संतुलन के अंतर्गत है, लेकिन वो दो अवस्थाएं क्या होती है, अलग अलग संतुलन के अंतर्गत होती है। और जो दो अवस्थाएं होती है संतुलन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत, उन दोनों की तुलना करने का कार्य जो है वो समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है परिभाषा के अनुसार। तो समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी अपने को क्या बताती है कि दो जो अवस्थाएं हैं जो कि अंतिम संतुलन से संबंधित है, और लेकिन दोनों वो क्या है, अलग अलग है। तो वो दोनों अवस्थाएं जो अलग अलग है, उन दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन का कारण क्या है या उनकी प्रक्रिया क्या है, इसका अध्ययन जो अपने समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। अब जो अपने पहला टाइप पढ़ा था और जो दूसरा टाइप, इनमें थोड़ा सा अंतर देखते हैं कि पहले आपने क्या पढ़ा था, समष्टि स्थितिकी। समष्टि स्थितिकी, और अभी जो अपना सेकंड टाइप चल रहा है वो है तुलनात्मक अवस्था से संबंधित तुलनात्मक स्थितिकी, समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी। देखिए समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत अपने समीकरण कौन सा पढ़ा था, y बराबर c प्लस आई, और कुछ चीजों को अपने स्थिर मान करके और कुछ चीजों को जो दिया हुआ था उनको मान करके इसका समीकरण था c प्लस आई प्लस जी। ये दोनों समीकरण जो है इनका अध्ययन अपने किसके अंतर्गत करते हैं, समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत। लेकिन तुलनात्मक अवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि किसी चीज के अंदर जो है परिवर्तन होता है, जैसे निवेश की मात्रा में या मांग के अंदर या जो उपभोग है उसके अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस आई प्लस डेल्टा आई प्लस जी। अब ये जो डेल्टा आई है और ये जो आई है, इन दोनों अवस्थाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे कि राष्ट्रीय आय के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, यही क्या अपने को बताता है, जो समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की है यही अपने को बताती है कि पहले निवेश की मात्रा कितनी थी और जब बाद में निवेश के अंदर जो परिवर्तन किया गया उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन हुआ। इन दोनों चीजों का जो तुलना करेंगे अपने, वो अपने तुलनात्मक स्थितिकी या समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। डेल्टा जो किसको बताता है, परिवर्तन को बताता है। परिवर्तन का मतलब है कि उपभोग निवेश के अंदर कमी या फिर क्या, वृद्धि। तो कमी या वृद्धि परिवर्तन से संबंधित, और परिवर्तन को इकोनॉमिक्स के जो समीकरण है इसके अंदर डेल्टा के माध्यम से जो है डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है या लिखा जाता है। अब अपने इसका डायग्राम देखते हैं समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी का। समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी का अध्ययन करने के लिए अपने पहले समष्टि स्थितिकी के कुछ पॉइंट वही लिखने होंगे। बराबर c प्लस आई को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो OY रेखा है ये कौन सी रेखा है, कुल पूर्ति फलन या कुल पूर्ति रेखा 45 डिग्री। C प्लस आई रेखा जो कि ADF है, और C प्लस आई प्लस क्या है, डेल्टा आई। अब ये जो ADF और ASF वक्र है ये एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर काट रहे हैं और वहीं पे अपना क्या हो रहा है, संतुलन प्राप्त हो रहा है। OYX के ऊपर अपने क्या दर्शाते हैं, कुल उपभोग व कुल विनियोग व, कुल उपभोग व कुल विनियोग व, और O अक्ष के ऊपर क्या दर्शाया जाता है, राष्ट्रीय आय। किसके अंतर्गत, करोड़ों में। राष्ट्रीय आय किस में दर्शाई जाती है, करोड़ों के अंतर्गत दर्शाई जाती है।
ये जो क्षेत्र है, ये जो गैप है, ये किसको बता रहा है? डेल्टा आई का। और ये जो परिवर्तन है ये किसको बता रहा है? यहाँ पे राष्ट्रीय आय के अंदर परिवर्तन को बता रहा है। डायग्राम की अगर अपने व्याख्या करें तो जो OY अक्ष है उसके ऊपर जो कुल उपभोग है वह कुल विनियोग है को दर्शाया गया है, और जो O अक्ष है उसके ऊपर राष्ट्रीय आय को दर्शाया गया है। जो OY रेखा है ये कुल पूर्ति फलन को दर्शा रही है, और C प्लस जो I रेखा है ये प्रारंभिक उपभोग फलन है, या ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक मांग फलन है। और C प्लस I प्लस डेल्टा I ये कौन सी रेखा है? ये परिवर्तन के बाद की रेखा है। परिवर्तन किस में हो रहा है? यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा आई, डेल्टा किसके साथ लगा हुआ है? आई के साथ, यानी कि निवेश की मात्रा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अगर इसकी व्याख्या की जाए तो पहले क्या था कि जब किसी निश्चित समय बिंदु के अंदर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत OY के बराबर वस्तु और जो सेवा है उनकी पूर्ति की गई, तो ASF और ADF रेखा, यानी कि C प्लस I रेखा कौन सी होती है? ADF, और ये क्या है? ASF, यानी कि समग्र पूर्ति फलन। ये एक दूसरे को कौन से बिंदु पे काट रहे हैं? E बिंदु पे काट रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आय अपने को कितनी प्राप्त हो रही है? OY 0। लेकिन जैसे ही निवेश के अंदर क्या की गई? वृद्धि की गई, या निवेश के अंदर क्या किया गया? परिवर्तन किया गया, वैसे ही राष्ट्रीय आय के अंदर क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। यानी कि जो राष्ट्रीय आय है वो OY 0 से बढ़ के टोटल कितनी होगी? OY 1। तो राष्ट्रीय आय के अंदर Y0 से Y1 तक का जो परिवर्तन हुआ है, देखिए ये भी संतुलन बिंदु है और ये भी दो संतुलन बिंदु है, लेकिन ये दोनों क्या है? अलग अलग अवस्थाओं को बता रहे हैं। अपने ये बता सकते हैं कि डेल्टा आई में परिवर्तन होने के कारण या इसकी वजह से जो है राष्ट्रीय आय के अंदर क्या होगा? डेल्टा वाई के बराबर परिवर्तन हो गया। तो इन दो अलग अलग संतुलन अवस्थाओं का जो अध्ययन है या इसका जो अपने कंपैरिजन है वो किसके अंतर्गत करते हैं? समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत। अब जो इसका अपने समीकरण देखते हैं, YT बराबर A प्लस I प्लस, ये I क्या है अपना? स्थिर, डेल्टा I प्लस G, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या है अपना? स्थिर, वटा 1 माइनस V। पहले अपने देखो A की मात्रा अपने को दी गई थी, जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है उसी को अपने इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो A की मात्रा अपने को दी गई थी, I की मात्रा भी दी गई थी, और G की मात्रा भी अपने को दी गई थी, और B की मात्रा भी अपने को दी गई थी। अब डेल्टा I, मान लीजिए कि डेल्टा I में कितना परिवर्तन हुआ है? 50 करोड़ रुपए। कितना परिवर्तन हुआ है? 50 करोड़ रुपए। तो अब राष्ट्रीय आय का संतुलन अपने इस समीकरण के माध्यम से तुलनात्मक अवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो वो क्या होगा कि A की मात्रा अपने को कितनी दी गई थी? पहले जो अपने न्यूमेरिकल किया था 50 करोड़ रुपए, प्लस सरकारी जो अपने जो निजी स्वायत्त निवेश था वो कितना था? 100 करोड़ रुपए। डेल्टा आई यानी कि निवेश में परिवर्तन कितना हुआ है? 50 करोड़ रुपए का, 50 प्लस सरकारी व्यय भी अपने को कितना दिया गया था? 50 करोड़ रुपए, बटा 1 माइनस 0.8। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 250 बटा 1 माइनस 0.8 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 बटा 10। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 250 इंटू 10 बटा 2। इसको सोल्व करने पे इसका आंसर कितना आएगा? 1250 करोड़ रुपए, 1250 करोड़ रुपए। यानी कि जो निवेश था कितना था? 50 करोड़ रुपए। निवेश में कितना परिवर्तन हुआ है? 50 करोड़ रुपए का। तो निवेश में 50 करोड़ रुपए का परिवर्तन होने से जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ के 1000 करोड़ रुपए से कितनी हो गई है? 1250 करोड़ रुपए। तो अपने समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत जो बता सकते हैं कि पहले जब निवेश के अंदर जो परिवर्तन नहीं किया गया था या परिवर्तन नहीं हुआ था तब राष्ट्रीय आय अपने को कितनी प्राप्त हुई थी? 1000 करोड़ रुपए। और जैसे ही निवेश की मात्रा के अंतर्गत क्या हो गया? 50 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो राष्ट्रीय आय में टोटल कितनी वृद्धि हो गई है? 250 करोड़ रुपए की। जो पहले अपने राष्ट्रीय आय कितनी प्राप्त हुई थी? 1000 करोड़ रुपए, और जैसे ही निवेश के अंदर कितनी वृद्धि कर दी गई है? 50 रुपए की। तो वैसे ही राष्ट्रीय आय जो है बढ़ करके कितनी हो गई है?
1250 करोड़ रुपए। कहने का मतलब क्या है कि निवेश में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने से राष्ट्रीय आय के अंदर जो है वो 250 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है। तो ये दोनों अवस्थाएं हैं, कौन सी, 1000 करोड़ रुपए की और दूसरी कौन सी है, 1250 करोड़ रुपए की। इन दोनों अवस्थाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है ये अपने किसके अंतर्गत करते हैं, समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। अब अपने तीसरा जो लास्ट और जो तीसरा है पॉइंट अपना वो देखते हैं, वो कौन सा है, समष्टि प्रावेगिकी। ये कौन सी अवस्था को बताता है, परिवर्तनशील अवस्था को बताता है और लंबी या दीर्घकालीन प्रक्रिया को बताता है। परिवर्तनशील अवस्था, समष्टि प्रावेगिकी परिवर्तनशील अवस्था से संबंधित है। सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया व परिवर्तनों की गति का अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रकार है इसके अंतर्गत अपने क्या पढ़ते हैं कि ये एक परिवर्तनशील अवस्था को बताता है जो किससे संबंधित होती है, दीर्घकाल से संबंधित होती है, क्योंकि दीर्घकाल के अंदर उत्पत्ति के जितने भी साधन है वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। परिवर्तनशील अवस्था को बताती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जो बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं या परिवर्तनों की प्रक्रिया होती है उनकी गति क्या है, इनका जो है व्यापक अध्ययन किया जाता है। अब इसका अपने डायग्राम देखते हैं। ओवाई एक्स के ऊपर कुल उपभोग व कुल विनियोग व दर्शाया जाता है और ओक्स एक्स के ऊपर अपने क्या दर्शाते हैं, राष्ट्रीय आय जो कि अपने को करोड़ों में बतानी होती है। ओवाई रेखा C प्लस I उपभोग और निवेश की रेखा C प्लस I प्लस डेल्टा I। ये संतुलन का बिंदु कौन सा हो गया, E1 और ये संतुलन का बिंदु हो गया E। और ये किसी समय अवधि के अंतर्गत जिसे अपने 0 से डिनोट किया है राष्ट्रीय आय के लेवल को बताती है, और ये बाद की समय अवधि जिसे अपने 1 से डिनोट किया है यानी कि बाद की जो समय अवधि है उसके अंदर राष्ट्रीय आय के लेवल को बताती है। डायग्राम के अंदर देखेंगे और ये जो अपनी रेखा है ये कितने डिग्री है, 45 डिग्री। और यहाँ परिवर्तन किस में हो रहा है, निवेश के अंतर्गत, जिसके फलस्वरूप किस में परिवर्तन हो रहा है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत परिवर्तन हो रहा है। ओवाई जो अक्ष है इसके ऊपर कुल भोग और कुल विनियोग व्यय को दर्शाया गया है और अक्ष के ऊपर जो है राष्ट्रीय आय को करोड़ों के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। जो ओवाई रेखा है ये कुल पूर्ति फलन को दर्शा रही है और जो C प्लस I प्लस डेल्टा ई रेखा है ये कुल मांग फलन को यानी कि ADF को दर्शा रही है। जो प्रारंभिक उपभोग फलन और जो पूर्ति फलन है ये एक दूसरे को E बिंदु पे काट रहे हैं और जो बाद जो परिवर्तनशील अवस्था के जो बाद की संतुलन अवस्था है वो E1 बिंदु से प्रदर्शित की गई है, जिसके माध्यम से जो राष्ट्रीय आय कितनी निर्धारित हो रही है, OY1। और जो E बिंदु पे है वो राष्ट्रीय आय का लेवल कितना प्राप्त हो रहा है, OY0। तो E से लेकर के E1 बिंदु तक का जो चलन है, E से लेकर के E1 बिंदु तक का जो क्या है, चलन है, जो परिवर्तन है, जो गति है,
ई से लेकर के E1 बिंदु तक का जो प्रक्रिया है, इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ है या इसकी जो गति है, वही अपने को क्या बताती है, परिवर्तनशील अवस्था को बताती है, जिसका अध्ययन अपने किस में करते हैं, समष्टि प्रावेगिकी में। समष्टि प्रावेगिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है कि ई से लेकर के जो E1 बिंदु तक जो राष्ट्रीय आय का लेवल है वो कितना या कैसे पहुंचा, उसकी प्रक्रिया क्या थी, उसकी गति क्या थी, कितना समय लगा, कि राष्ट्रीय आय जो है OY0 से बढ़कर के OY1 कितने समय में हुई, या ऐसे कौन कौन से कारण थे, जैसे कि निवेश में परिवर्तन होने की वजह से जो है राष्ट्रीय आय का लेवल है OY0 से बढ़ के OY1 हुआ। इसका जो अध्ययन है वो अपने किसने करते हैं, समष्टि प्रावेगिकी के अंतर्गत, जो कि परिवर्तनशील अवस्था को बताती है। अब इसे अपने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। Y0 का लेवल मान लीजिए कितना है, 1000 करोड़ रुपए। Y का मतलब राष्ट्रीय आय है, O टाइम पीरियड को बता रहा है, समय अवधि को बता रहा है। Y1 के अंदर मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर कितनी होगी, 1050 करोड़ रुपए। किसकी वजह से, निवेश में परिवर्तन होने की वजह से। Y2 में मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय 1050 करोड़ रुपए से बढ़कर कितनी होगी, 1090 करोड़ रुपए। किसी समय अवधि के अंदर, Y3 समय अवधि के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर राष्ट्रीय आय जो बढ़कर के वो कितनी होगी, 1122 करोड़ रुपए। और Y4 समय अवधि के अंदर, ये टाइम पीरियड को बता रहे हैं, 0 1 2 3, ये किसको बता रहे हैं, टाइम पीरियड को बता रहे हैं, समय अवधि को बता रहे हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय कितनी होगी, 1150 करोड़ रुपए। तो जो अभी अपने अध्ययन किया है किसका, समष्टि प्रावेगिकी का, तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में अपने पढ़ा था कि समष्टि प्रावेगिकी के अंतर्गत क्या होता है कि जो परिवर्तनों की प्रक्रिया और परिवर्तनों की जो गति होती है उसका जो व्यापक अध्ययन किया जाता है। तो जैसे एक ये काल्पनिक जो न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखा गया है, इसके अंदर देखेंगे कि जो ये वाली साइड है ये किसको बता रही है, परिवर्तनों की प्रक्रिया को, परिवर्तनों की प्रक्रिया को। और ये जो Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 का जो ये वाली साइड ये किसको बता रही है, परिवर्तनों की गति को, परिवर्तनों की गति को। यानी कि राष्ट्रीय आय किसी समय अवधि के अंदर, मान लीजिए कि ये प्रारंभिक साम्य अवस्था है 1000 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ रुपए वाली जो साम्य अवस्था है वो प्रारंभिक साम्य अवस्था है, कि 1000 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय आय बढ़कर कितनी होगी, 1050 करोड़ रुपए। तो इसके पीछे कौन कौन सी प्रक्रियाओं ने काम किया, और इसको बढ़ने में, यानी कि राष्ट्रीय 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर जब 1050 करोड़ बड़ी है या हुई है, इसके अंदर समय कितना लगा, गति क्या थी इसकी, इसका चलन क्या था। तो ये जो अगर अपने एग्जांपल देखेंगे जो न्यूमेरिकल लिखा गया, इसके अंदर देखो इधर वाली जो साइड है, जो Y0 Y1 Y2 Y3 और Y4 ये परिवर्तनों की गति को बताती है, और 1000 1050 1090 1122 और 1150 करोड़ रुपए ये परिवर्तनों की प्रक्रिया को बताती है। तो समष्टि प्रावेगिकी एक दीर्घकाल से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि परिवर्तनशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी गति और प्रक्रिया का जो व्यापक अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।